सो गाइज अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में कि यूनियन और स्टेट के बीच में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिलते हैं कि प्रशासन जब करती है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो वो किस प्रकार से उनके बीच में प्रशासन को लेकर रिलेशनशिप रहता है। तो इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो आर्टिकल 256 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन की स्टेट राज्यों का और यूनियन का क्या ऑब्लिगेशंस है, यानी कि उनके ऊपर क्या जो है वो दायित्व हम लोग को एक प्रकार से जो है वो देखने को मिलता है। सो एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की हम लोग को देखने को मिलती है उनको एक्सरसाइज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून से। मतलब क्लियरली यहां पर बता दिया गया है स्टेट्स को, राज्यों को, कि जो पार्लियामेंट राइट यूनियन लेवल पर जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो सभी चीज तो नहीं, स्टेट के अपनी एक अलग लिस्ट होती है बट फिर भी यानी कि अब देखो पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी जाएं तो कोई भी सिटीजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए कानून को लेकर। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो है वो समझ में आते हैं राइट, कि आप किसी स्टेट के अंदर एंटर कर रहे हो तो उनकी एक अलग कुछ पॉलिसीज वगैरह होती है, बट इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ अपोजिट हो, अलग हो, जिससे कि इंडियन सिटीजन को काफी डिफिकल्टी हो राइट। तो इसलिए आर्टिकल 256 बाइंड करके रखता है प्रशासन के मामले में कि कानून जो है वो इस तरीके से होने चाहिए, मिलते जुलते जो होने चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली स्टेट। क्योंकि देखो पुलिस की अगर हम बात करें, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो पुलिस एक सब्जेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है राइट, और वो सब्जेक्ट जो है वो किसके पास है बताओ, स्टेट के पास। स्टेट लिस्ट के अंदर हम लोग को पुलिस सब्जेक्ट देखने को मिलता है, बट हर एक स्टेट का जो पुलिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा, चेंजेस होगा, बट कंप्लीटली चेंजेस जो है वो आपको नहीं नजर आएगा। तो ये बेसिकली सभी स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए आर्टिकल 256 हम लोग को देखने को मिलता है। बात समझ में आई? अब आर्टिकल 257 की बात करें, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस में यूनियन जो है वो स्टेट यानी कि सेंट्रल स्टेट को जो है वो कंट्रोल करती है। तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट। मतलब जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग को देखने को मिलेगी वो उस हद तक होगी कि वो डायरेक्शन देगी स्टेट को कि स्टेट को किस तरीके से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किस तरीके से प्रशासन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग को देखने को मिल रही है, स्टेट उसको जो है वो अवॉइड नहीं करेगी राइट, उसको जो है वो अलग नहीं करेगी, आइसोलेट नहीं करेगी, उसके साथ किसी प्रकार का प्रेजुडाइज नहीं करेगी। प्रेजुडाइज का मतलब उसको बिल्कुल अलग नहीं करना राइट। जनरली प्रेजुडाइज का मतलब हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो देखा जाता है, यानी कि भेदभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है। तो आपको यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये स्टेट्स को जो है वो कहा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में आपको एक चीज हमेशा समझ में आएगी कि यूनियन हमेशा पावर में आपको जो है वो दिखाई देगी, जो आपको अगेन आर्टिकल 256 आर्टिकल 257 में यही नजर आ रहा है। देन टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। यानी कि स्टेट को यहां पर कहा गया है कि नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप कम्युनिकेशन लिंक बना के रखोगे। कम्युनिकेशन लिंक जो है वो बना के रखना है, उसको तोड़ना नहीं है राइट, जिससे कि आपको एक मिलकर जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, टू टेक मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। अब देखो स्टेट का कर्तव्य है, दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि उसको जो है वो रेलवेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हो रेलवे के माध्यम से, और किसी स्टेट के अंदर रेलवेज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो दैट मीन्स कि वो कनेक्टिविटी जो है वो तोड़ेगी। तो ऐसा स्टेट को नहीं करना है, तो स्टेट को रेलवेज को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो एक बार समराइज कर देता हूं मैं कि आर्टिकल 256 257 में हम लोग को क्या जो है वो देखने को मिल रहा है कि स्टेट जो है वो वैसे ही कानून बनाए जो कानून पार्लियामेंट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही सिमिलर स्टेट अपने कानून जो है वो बनाए, डिफरेंसेस ना रखे। सेकेंडली, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की हम लोग को देखने को मिलेगी वो इस प्रकार की होगी कि वो राज्यों को डायरेक्शन देगी, राज्यों को बताएगी कि कैसे जो है वो राज्यों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसा प्रशासन रखना है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है उसके साथ किसी प्रकार का प्रेजुडाइज जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट, हम लोग को देखने को मिलेगा कि कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखने, स्टेट को तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, रेलवेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये आर्टिकल 256 257 इस बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 258 के बारे में बात करते हैं कि पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स एटसेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। कि यूनियन जो है वो स्टेट को कुछ पर्टिकुलर पावर्स देगी कुछ केसेस में। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट
गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट के साथ या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से कुछ फंक्शन जो है वो स्टेट को दे सकते हैं, राइट। जो फंक्शन जो होंगे वो यूनियन एक्सटेंड करेगी, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होगी वो बढ़ा दी जाएगी। मतलब कुछ केसेस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की स्टेट को जो है वो सौंप देता है। तो आर्टिकल 258 जो है वो कुछ स्पेशल केसेस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके उनको कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सौंप दें। क्लियर। आर्टिकल 258 डन। अब आर्टिकल 258 ए, पावर जो होती है स्टेट की टू इंटरेस्ट फंक्शन टू द यूनियन। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके उनकी सहमति से कोई मैटर जो स्टेट की लिस्ट में है तो वो बोल सकता है पार्लियामेंट को, या फिर जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में और समझाऊं तो गवर्नर जो होंगे, गवर्नर ये क्या करेंगे, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर दिमाग पे रखो, इनके साथ बात करके स्टेट में अगर कुछ उनको परेशानी हो रही है, कुछ कानून वगैरह बनाने में परेशानी हो रही है, राइट, कानून बनाने नहीं एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यानी कि प्रशासन में उनको कोई परेशानी हो रही है तो वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप जो है वो हमारी स्टेट के बिहाफ में जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन का काम करो, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करो। तो ये चीज हम लोग को आर्टिकल 258 में देखने को मिलती है। 258 ए, तो 258 आर्टिकल ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कहता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके यूनियन की कुछ पावर एक्सटेंड कर दे। इसका जस्ट अपोजिट गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है वो बातचीत करके कुछ स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दे देते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की नजर आती है, देखने को मिलती है। बात समझ में आई यहां तक। अब आते हैं आर्टिकल 262, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली। इंटर स्टेट, यहां पर शब्द पर ध्यान देना, इंटर स्टेट रिवर्स यानी कि दो, मतलब एक नदी जो है वो दो स्टेट से होती हुई जो है वो गुजर रही है, और इन दोनों स्टेट्स को जो है वो नदी के पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल 262 हम लोग को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 262 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर कोई भी डिस्प्यूट है पानी के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि पानी के उपयोग से रिलेटेड, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पानी के कंट्रोल से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, राइट। तो जैसे आपने सुना होगा कि वेरियस वाटर कमीशन जो है वो बनते हैं, राइट, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, राइट। तो वही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट जो है वो अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में किसी नदी के पानी को लेकर अगर विवाद हो रहा है तो पार्लियामेंट जो है वो एक कानून के थ्रू उस विवाद को रिजॉल्व करवाने के लिए ट्राइब्यूनल बनाएगी, राइट। और ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और दूसरी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्र अधिकार इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आर्टिकल 262 क्लियरली बोलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के केस में, मामले में। सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर जो है वो ऐसे मामलों को जो है वो रिजॉल्व करवाएगी, एक ट्राइब्यूनल बनाकर। पार्लियामेंट एक ट्राइब्यूनल बनाती है, एक कोर्ट बनाती है, एक स्पेशल कोर्ट, और उसके माध्यम से ये प्रॉब्लम जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की रिजॉल्व की जाती है। क्लियर। फिर आर्टिकल 263 के बारे में बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड ये आर्टिकल है 263, अक्सर पूछा था इंटर स्टेट काउंसिल। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के माध्यम से इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि आपस में स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, राइट, एक एक्स स्टेट एक वाई स्टेट है, उसके बीच में कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, डिस्कस करवा सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को, यानी कि दोनों स्टेट के बीच में अगर कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन बातें हैं जिनको लेकर विवाद हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनवा सकते हैं। रिकमेंडेशन इस काउंसिल के माध्यम से दी जा सकती है कि कैसे दोनों मिलकर जो है वो एक साथ रहकर जो है वो ऑपरेट कर सकें, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 263, 262, 256, 57, 58, 58 है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बताता है कि किस प्रकार से, मतलब यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था टॉपिक। अब गाइस ये वाला जो टॉपिक है फाइनेंस का, ये बहुत ध्यान से सुनना वरना बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो आर्टिकल 265 क्या कह रहा है, सीधी बात कह रहा है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून के बिना
कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता। मतलब अगर आपको टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड एक कानून होना जरूरी है। आर्टिकल 265 क्लियरली ये बात कहता है। अब आर्टिकल 266 किस बारे में बात करता है? कंसोलिडेटेड फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स के बारे में। अब मैंने आपको ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में बताया हुआ है, कंटिजेंसी फंड के बारे में बताया हुआ है, तो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग एक ऑलरेडी क्लियर है, मुझे आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड से जो है वो पैसा जो है वो जो निकाला जाता है, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, राइट? तो आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि इस जो भी बजट का पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। या लोगों की जो सैलरीज वगैरह होती है, यानी कि आप लोगों की तो सैलरीज वगैरह जो होंगी वो यहाँ से जो है वो रिलीज की जाएंगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। बाकी पब्लिक अकाउंट के अंदर, जैसे आपको पब्लिक अकाउंट के बारे में एक अच्छी जानकारी है कि पब्लिक अकाउंट के अंदर जैसे जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है वो जमा होता रहता है। तो ये एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है सरकार की, राइट? तो ये चीज हम लोग को, इवन जो टैक्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है वो कहाँ पर जाता है बताओ? टैक्स पब्लिक अकाउंट में जाएगा या फिर कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाएगा, बताइए? तो कंसोलिडेटेड फंड, ये यहाँ पर रेवेन्यू होते हैं सरकार के, टैक्स सरकार की रेवेन्यू है। टैक्स आप वापस तो लेते नहीं हो, ऑब्वियस ही बात है कि उस टैक्स के बिहाफ में सरकार आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, बट आप टैक्स तो एज इट इज वापस नहीं लेते हो। बट आपका जो पेंशन है, प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको वापस मिलता है, तो वो आएगा पब्लिक अकाउंट में, जो पब्लिक का पैसा है। टैक्स भी पब्लिक का पैसा है, ऑब्वियस ही बात है, हम बोलते हैं ना कि हमने टैक्स पे किया, हमारा पब्लिक का पैसा है ये। बट वो पैसा एक बार गया तो वापस नहीं आने वाला है, वो आपको सर्विस के तौर पर जो है वो मिलेगा, सरकारी सर्विस के तौर पर। एनीवेज, तो ये कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है कि स्टेट्स के पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जो चीज मैंने आपको समझाई वो बिल्कुल लिखी हुई है कि ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना भी पैसा जो है वो रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, हर प्रकार का टैक्स के माध्यम से रिसीव हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो है वो कोई पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो शुरू करी है, तो उसका पैसा जो उसने प्रॉफिट जो उसने जो है वो कमाया है, मतलब हर एक पैसा, हर एक रेवेन्यू, राइट, हर एक प्रॉफिट सरकार का जितना भी रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा जो है वो इसमें कंसोलिडेटेड फंड में आएगा इंडिया के। सभी के सभी लोन जो गवर्नमेंट ने जो है वो इशू किए हैं ट्रेजरी बिल्स के तौर पर, वो कंसोलिडेटेड फंड में जो है वो आ जाएंगे। जितने भी लोन सरकार ने रेज किए हैं, उठाए हैं, राइट, उससे पैसा जो है वो उठाया वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो करती हैं बजट में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान। लोन्स या फिर वे एंड मीन्स एडवांसेस एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन पेमेंट ऑफ लोन्स, कि जब हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी लोन से रिलेटेड जो भी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो भी चीज जो है वो सरकार के पास आ गई, जैसे फॉरेन कंट्री के साथ भी सरकार जो है वो, जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ, आईएमएफ के साथ जो लोन्स के एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो पूरे के पूरे कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर जो है वो कर दिए जाते हैं, राइट? तो ये हम लोग को क्या देखने को मिला कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में बात करें, सेम अब स्टेट लेवल पर कि जितना भी स्टेट ने जो है वो कमाई करी है वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सभी के सभी लोन जो स्टेट के हैं, जो स्टेट ने उठाए ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, लोन्स या फिर वे और मीन्स और एडवांस हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी चीजें जो होंगी वो कंसोलिडेटेड फंड के हिस्से में आएंगी, लोन से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड स्टेट के। और जो भी दूसरे पब्लिक मनी जो सरकार रिसीव करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रिसीव करती है, जो पब्लिक का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोविडेंट फंड, तो वो पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जो है वो जाएगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आर्टिकल 266 का हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कंटिजेंसी साउंड करता है ना इमरजेंसी की तरह। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट के कानून के थ्रू। ये एस्टैब्लिश किया गया कि कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो लग रहा है कि नहीं यार ये जो है वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक ऐसा खर्चा हम लोग को देखने को मिल रहा है जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया, राइट, कोई महामारी आ गई, राइट, कुछ भी ऐसी चीज होती है कि एकदम से जिसमें पैसा जो है वो रिलीज करना है, निकालना है, तो ऐसा पैसा, ऐसा फंड जो है वो अलग से बनाकर रखा जाता है पैसा निकालने के लिए, अनफोर्सीन जो एक्सपेंडिचर है उस पर्पज के लिए, और वो आता है कहां पर? ये इधर कंटिजेंसी फंड के अंदर, ठीक है? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन रिलीज करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिलीज करते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पर हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टेट का भी एक इमरजेंसी फंड होता है, यानी कि कंटिजेंसी फंड, राइट? और ये कौन रिलीज करेगा स्टेट लेवल पर? गवर्नर रिलीज करेगा, राइट? तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। तो आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स। अब आर्टिकल 268 के बारे में बात की जा रही है, ड्यूटीज लेवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। सिंपल सी चीज, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया, इम्पोज किया और उसको
कलेक्ट जो है वो कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। तो इसके बारे में जो चीजें मेंशन्ड है, यानी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग मेंशन है यूनियन और स्टेट लेवल की टैक्स कलेक्शन, टैक्स इम्पोजिशन और कलेक्शन से रिलेटेड, कि यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ड्यूटीज लगा रही है, और उसको कलेक्ट कौन करेगी? स्टेट्स कलेक्ट करेगी। स्टैम्प ड्यूटीज और कोई भी ऐसी ड्यूटीज जो है, राइट, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन को लेकर ये लगाती है यूनियन, बट कलेक्ट करती है स्टेट, क्योंकि ये पूरी चीजें जो है वो स्टेट लेवल पर कलेक्शन का काम होता है। तो वो आर्टिकल 268 में मेंशन है। सिंपल सी चीज, 268 में ध्यान रखना कि कोई भी ड्यूटी लगाई यूनियन ने और उसको कलेक्ट कर रही है स्टेट, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 268, सॉरी। अब आर्टिकल 268 ए के बारे में बात करें, सर्विस टैक्स जो यूनियन लगा रही है और कलेक्ट कर रही है यूनियन और स्टेट्स, तो ये अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये चीज, अब ड्यूटीज जो है वो लगा रही है यूनियन और कलेक्ट कर रही है स्टेट, तो फिर 268 ए मतलब कि सर्विस से रिलेटेड, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, सर्विस टैक्स से रिलेटेड। आर्टिकल 269, टैक्स जो है वो लगाया गया है, कलेक्ट किया गया है यूनियन के द्वारा, बट असाइन किया गया है स्टेट्स को। टैक्सेस जो होते हैं जैसे सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, राइट, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता सेल ऑफ परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि अब ये चीज ध्यान में रखना, न्यूज़पेपर पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, राइट। तो ये टैक्स फ्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये 269 में मेंशन्ड है। और टैक्सेस जो है वो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स के जो कंसाइनमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक सामान जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य पे जा रहा है, तो वो जो टैक्स कलेक्शन उस यानी कि उस सामान से रिलेटेड टैक्स कलेक्शन का काम होगा, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी यूनियन और स्टेट के बीच में कि कौन कलेक्ट करेगा। अब तो जीएसटी के आने के बाद जो है वो चीजें जो है वो और इजी जो है वो हो चुकी हैं, कि जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज टैक्स कंज्यूमर को जो है वो पे करना पड़ता है, यानी कि जिस जगह पर कंज्यूमर ने जो है वो सामान परचेज किया, यानी कि फाइनल कंजम्पशन किया, वहां पर उसको वो टैक्स जो है वो दे रहा है। तो कोई भी सामान कहीं पर भी मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, जहां पर उसकी बिक्री होगी जिस राज्य के अंदर, वो राज्य उस टैक्स को जो है वो कलेक्ट करेगी, और वो टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो बढ़ जाएगा, एप्रोप्रिएशन, राइट। तो ये 269 इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 270 जो है वो किससे रिलेटेड देखने को मिलता है? टैक्स लिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। वही, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, सिंपल सी चीज कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस प्रकार से यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सभी के सभी टैक्स ड्यूटीज यूनियन लिस्ट के अंदर है, एक्सेप्ट जो ड्यूटीज और टैक्स आर्टिकल 268 269 के अंदर अलग से बनाई गई है, उसको छोड़कर पूरी चीज जो है वो उसके अंदर आ जाती है आर्टिकल 270 के अंदर। सरचार्ज जो टैक्स पर लगाया जाता है, ड्यूटीज पर लगाया जाता है, राइट, आर्टिकल 271 के तहत, तो वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये आर्टिकल 270 में डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बारे में आर्टिकल 270 में जो है वो मेंशन्ड है। कोई भी सेस जो स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि आपको पता है कि सेस जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे आपने एजुकेशनल सेस का नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर सेस का नाम सुना होगा, तो वो पार्लियामेंट कानून के थ्रू जो है वो एक सेस जो है वो बनाती है, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर और एज पर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि किस प्रकार से टैक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आर्टिकल 270 टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब आर्टिकल 271, सरचार्ज या फिर कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज और टैक्सेस यूनियन के लिए हैं, स्पेशली यूनियन के लिए, तो आर्टिकल 271 में आ जाएगा। पार्लियामेंट किसी भी समय पर ये ड्यूटीज और टैक्सेस जो है सरचार्ज वाले वो इंक्रीज कर सकती है। सभी के सभी प्रोसीड्स जो सरचार्ज से आती है, यानी सभी का सभी पैसा जो भी सरचार्ज से कलेक्ट किया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर चला है, क्योंकि ये यूनियन का पैसा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे देखो सर, सेस तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेस का मतलब जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो लग गया, राइट, किस पर्पस के लिए? एक स्पेसिफिक चीज के लिए, यानी कि जैसे एजुकेशनल सेस है ना। बट सर ये सरचार्ज समझ में नहीं आया कि ये सरचार्ज जो है वो क्या है। तो चलिए ये भी समझा देते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी चीज, और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इस कोर्स से हर एक चीज की। जैसे इनिशियली जब हमने लेक्चर को शुरू किया था, तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, जहां जहां पर आवश्यकता है, जहां जहां पर आवश्यकता है वहां वहां पर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। वैसे ही सरचार्ज के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल पूरी चीज अच्छे से क्लियर कर दूं। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है। सरचार्ज इज नथिंग बट एक्स्ट्रा फीस। देखो, आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट, उस पर आपने जो है वो टैक्स जो है वो दे दिया, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको उस पर एक्स्ट्रा फीस भी जो है वो देनी पड़ती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जनरली क्रेडिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो समझा जाता है कि जब भी कोई मर्चेंट किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, कोई एक बेचने वाला किसी अपने क्लाइंट को जो है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुछ चीज बेचता है, तो वो उस पर एक्स्ट्रा परसेंटेज जो है वो कुछ लगा देता है, राइट। और ये एक्स्ट्रा फीस होती है, राइट, जो चार्ज जो है वो की जाती है। और ये जो फीस है वो मर्चेंट के हाथ में नहीं जा रही है,
वो जाएगी गवर्नमेंट के हाथ में। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी सरचार्ज हम लोग को देखने को मिलता है जो यूनियन ने प्रपोज कर रखा है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और पार्लियामेंट जो है वो किसी भी समय पर ये ड्यूटीज जो होती हैं या टैक्सेस जो होते हैं सरचार्ज के ऊपर वो इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा सर्विस के लिए जो फीस चार्ज की जाती है उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो ड्यूटीज लगती है, तो दैट इज सरचार्ज, राइट। लिखा है ना, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पर पार्लियामेंट जो है वो बढ़ाएगी घटाएगी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में उस चीज को जो है वो भेज दिया। दिस इज सरचार्ज। तो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली डेवलप करो। आपको देखो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आर्टिकल पता होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे 270 में बताया हुआ डिस्ट्रीब्यूट होंगे टैक्सेस यूनियन और स्टेट के बीच में, फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेगी, राइट, या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब करेंगे कि कैसे टैक्सेस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आर्टिकल 270 हमें बताता है। बट आर्टिकल 271 क्लियरली बोल देता है कि जो भी सरचार्ज लगा रही है यूनियन, तो वो यूनियन के अकाउंट में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में आएगा। अब ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, तो जूट और जूट के प्रोडक्ट्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, उस पर जो एक्सपोर्ट पर जो चार्ज लगाया जाता है वो किसके पास आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास आएगा। और वो ऑलरेडी पहले पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है कि इन प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपोर्ट होगा उस पर जो चार्ज जो है वो लगाया जाएगा, तो वो उनके अकाउंट में जो है वो आना चाहिए, राइट। तो वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जूट की इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, बिहार के अंदर जूट की, मतलब सिलेक्टेड स्टेट्स हैं, तो वहां पर जो भी जूट के एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर जो ड्यूटी लग रही है, तो उस पर जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है या उस पर जो चार्ज करती है पैसा एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। वो आर्टिकल 273 हमें समझाता है। आर्टिकल 273 बोलता है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग द टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। मतलब कोई भी पर्टिकुलर बिल जो है, राइट, जिस बिल में जो है वो छेड़खानी हो रही है, जो बिल टैक्सेशन से रिलेटेड है और उस टैक्स के कारण कोई भी स्टेट जो है वो अफेक्ट होगी, स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होगा, तो उस केस में ऐसे बिल को लाने से पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी ऐसा बिल जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा जो जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि किसी स्टेट के टैक्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं, जीएसटी के बाद जो है वो काफी चीजें सिंपल सॉर्टेड हो चुकी हैं। फिर आर्टिकल 275 ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। अब आपको ऑलरेडी पता है ग्रांट इन एड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कई बार यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को जो है वो हेल्प करती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती है, जिसको हम लोग ग्रांट इन एड जो है वो बोलते हैं, राइट। तो जब ऐसी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो कोई यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, तो वो फाइनेंशियल हेल्प के बारे में आर्टिकल 275 में मेंशन्ड है। और ये पैसा जो है वो किससे निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। और पार्लियामेंट कानून के थ्रू निर्धारित कर सकती है कि कितना कितना अमाउंट जो है वो ग्रांट के तौर पर कितनी कितनी स्टेट्स को जो है वो देना है, राइट, कौन सी स्टेट्स को देना है। फिर आर्टिकल 276 प्रोफेशनल, इन सब लोगों के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है कि टैक्स जो है वो चार्ज किए जाते हैं, राइट। ये पीटीओ गलती से हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ पर होने की जगह तो ये ट्रेड्स लिखा हुआ है कि प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के लिए अलग से जब टैक्स जो है वो रखे जाते हैं, यानी कि प्रोफेशनल के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो आर्टिकल 276 जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, राइट। फिर आर्टिकल 285 के बारे में हम लोग बात करें तो एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, मतलब कि अब कोई प्रॉपर्टी यूनियन गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा स्टेट लेवल पर। आर्टिकल 285 के तहत प्रॉपर्टी जो यूनियन की होगी उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्लियरली आर्टिकल 285 कहता है। आर्टिकल 286 कहता है रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, कि कुछ सामानों के सेल और परचेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो कोई भी कानून, नो लॉ ऑफ अ स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, यानी कि किसी स्टेट के बाहर जो है वो कोई भी सामान गुड्स का सेल और परचेज हो रहा है, तो उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस पर वो स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्लियर करके रखा है। स्टेट को टैक्स लगाना है तो अपनी टेरिटरी में लगाओगे, बाहर अगर कोई आपका सामान जा रहा है तो उस पर आप वो नहीं, मतलब ऑथराइज नहीं हो टैक्स इंपोज करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कोई भी सामान जो है वो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो कोई भी कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में यूनियन गवर्नमेंट के कानून जो है वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। उसमें ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, क्षेत्र अधिकार, यूनियन गवर्नमेंट का हम लोग को देखने को मिलेगा उस केस में। आर्टिकल 287 एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई भी स्टेट जो है वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी, इंपोज करेगी, राइट,
इलेक्ट्रिसिटी की सेल या फिर कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाने से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी की सेल्स और कंजम्पशन के ऊपर टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड हम लोग को एक प्रकार से देखने को मिलता है, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 287 हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 289 के बारे में बात करें तो अब देखो, एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, मतलब इसमें बताया गया कि स्टेट जो है उसको अगर कोई भी इनकम हो रही है, राइट, किसी भी प्रकार की इनकम जो है वो हो रही है यूनियन से, राइट। अब आर्टिकल 289 बहुत सिंपल सी जो है वो बात कर रहा है, इसके अंदर एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। अब जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की जो है वो उसने अगर स्टेट के अंदर खरीदी है तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। सेम इसका रिवर्स जो है वो आर्टिकल 289 के अंदर है। इसमें प्रॉपर्टी या फिर इनकम जो भी होती है स्टेट की, उसको उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स जो है वो नहीं लगाएगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर यूनियन किसी प्रकार से टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है। Property and income of a state shall be exempted from union taxation. Nothing in clause shall prevent the union from imposing and authorizing the imposition of any tax to such extent. मतलब किसी प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाएगी उनकी इनकम के ऊपर, उनकी पर्टिकुलर इनकम के ऊपर। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड ये आर्टिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था ये फाइनेंस का, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना था। अब बात करेंगे हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब देखो, अभी हमने बात करी कि फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया जाता है, कुछ समय पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो ये 5 साल आप ध्यान में रखना, हर 5 सालों पर आर्टिकल 280 बोलता है कि हर 5 साल खत्म होने के बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर के माध्यम से फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन के अंदर आपको चेयरमैन और 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो 4+1 मेंबर की ये बॉडी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है फाइनेंस कमीशन की, जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। सभी मेंबर जो कमीशन के होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? तो सभी मेंबर्स को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि किस प्रकार से टैक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनियन और स्टेट के बीच में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिसके माध्यम से स्टेट को जो है वो पैसा मिलेगा ग्रांट इन एड के तौर पर, यानी कि अगर किसी स्टेट को पैसा देना है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है ग्रांट इन एड के तौर पर, तो फाइनेंस कमीशन बताएगी यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कि आपको इतना पैसा जो है वो देना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को, राइट। तो वो बाउंडेड नहीं है। और जो भी मेजर्स हैं, जो भी उपाय हैं जिनकी आवश्यकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उसको सप्लीमेंट किया जाए, मतलब जैसे कि कई बार फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है वो अपने बजट में से पैसा एलोकेट करो पंचायत के लिए, राइट। उपाय देती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है वो किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज के लिए पैसा देना है, तो पंचायत को पैसा देना है, म्युनिसिपैलिटीज को पैसा देना है, तो वो पूरी चीज जो है वो फाइनेंस कमीशन बताती है। और कोई भी मैटर जो कमीशन के पास ऑनरेबल प्रेसिडेंट भेजते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, राइट, तो उस पर जो है वो डील करती है, उस पर स्टडी करती है, स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट रिलीज करती है और रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को जो है वो प्रस्तुत करते हैं पार्लियामेंट के सामने। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है कि हर 5 साल में ऑनरेबल प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे और उनके ये काम होंगे। अब आर्टिकल 281, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो हर एक रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन ने दिया है वो दोनों हाउस के सामने रखेंगे पार्लियामेंट के, ये मैंने आपको अभी बताया। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन जो है वो बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रखेंगे कि उस पर एक्शन जो है वो लिया जाए, राइट। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि देखो फाइनेंस कमीशन एक बेसिकली एक्सपर्ट बॉडी है और इसने अगर कोई चीज रिकमेंड करी है तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। बट हाँ, फॉलो करना ना करना यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में हम लोग को देखने को मिलता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए, बोरोइंग से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल 292 ये क्या कहता है कि सरकार जो है वो कोई भी चीज जब बोरो करती है तो यूनियन जो है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे उधार निकाल सकती है सिक्योरिटी रखवा के, राइट। और लिमिट और गारंटीज जो होती है वो फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा कानून के थ्रू टाइम टू टाइम, कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एज अ उधार के तौर पर जो है वो निकाला है तो उनको कब जो है वो पैसा पे करना है, क्या इंटरेस्ट पे करना है, तो वो सब चीज है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, कितनी गारंटी जो है वो उनको रखनी पड़ेगी, क्या है, तो वो आर्टिकल 292 हम लोग को देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 293 में भी स्टेट भी जो है वो पैसा उधार निकाल सकती है, तो स्टेट जो है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो बोरो कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जो है उधार लेकर जो है वो अपने पास जो है वो रखवा सकती हैं। और लिमिट और गारंटी अगेन कौन फिक्स करेगी इसमें? स्टेट ऑफ, मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर, राइट, कानून बनाकर।
और स्टेट जो है मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन इफ देयर इज स्टिल आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस तरीके समझो कि अगर किसी स्टेट ने लोन जो है वो ले रखा है, अगर किसी स्टेट ने जो है वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, तो वो किसी और दूसरी इंस्टीट्यूशन यानी कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, किसी से भी कोई मतलब कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेने से पहले परमिशन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको लोन लेना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन ले रखा है, तो स्टेट जो है उसको यूनियन गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता होगी फर्दर लोन लेने के लिए, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 301 किसके बारे में बात करता है कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, यानी कि इंडिया के अंदर फ्रीली ट्रेड जो है वो होंगे, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाएगा और उस पर कोई भी आप चार्ज जो है वो नहीं लगाओगे। अब देखो टोल चार्जेस वगैरह जो है वो होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। बट मूवमेंट, सामान का मूवमेंट आप एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम जब फॉरेन कंट्री से कोई सामान मंगवाते हैं तो उस पर क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगती है। अब एक स्टेट से एक सामान को आप दूसरी स्टेट पर भेजोगे तो ऑब्वियस बात है उस पर आपको कोई टैक्स वगैरह इस प्रकार से नहीं देना। इस प्रकार के ट्रेड जो होंगे, व्यापार जो होगा, कॉमर्स जो होगा आपस में स्टेट के बीच में, इस प्रकार से जो डीलिंग होगी तो उस पर कोई भी ऐसा चार्ज लगाया नहीं जाएगा। दैट शैल बी फ्री, टोटली फ्री। फ्री इन द सेंस चार्ज की भी पॉइंट ऑफ व्यू से और मूवमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 302 जो है वो क्या कहता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन से ट्रेड इंडिया में होंगे नहीं होंगे, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो मूवमेंट की यहाँ पर मेनली जो है वो बात हो रही है, राइट। अब आर्टिकल 303 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्लियामेंट ना स्टेट के पास कोई पावर है कि वो कानून बनाकर जो है वो किसी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करें, राइट। यानी कि स्टेट के 7 शेड्यूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जो मौजूद जो सब्जेक्ट्स है, इस पर जो है वो स्टेट कानून बना सकती है, गवर्न कर सकती है। अब ये बोल रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। उनकी लिस्ट में जो चीजें हैं मौजूद, जो है सब्जेक्ट्स है, उनसे एसोसिएटेड भी और इन जनरल भी, कि यूनियन गवर्नमेंट किसी एक स्टेट के साथ भेदभाव नहीं करेगी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये फलाना ट्रेड जो है वो इस स्टेट में नहीं होगा। अब देखो पब्लिक इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखा ही जाता है, बट कुछ किसी भी स्टेट को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, सभी एक बराबर तरीके से ट्रेड करेंगे। ट्रेड से रिलेटेड सभी के पास एक समान जो है वो कानून होने चाहिए, सभी के लिए एक समान जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। रूल सभी के लिए, कानून से बढ़कर रूल्स मेनली, क्योंकि इस केस में कानून नहीं बोलोगे आप, रूल्स बोलोगे। वैसे तो कानून सभी जगह एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं स्टेट्स में छोड़कर, बट यूनियन गवर्नमेंट इस प्रकार से कोई हरकत नहीं करेगी कि कोई ऐसा रूल जो है जो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का अफेक्ट करे, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आर्टिकल 304 जो है वो क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स। तो स्टेट की लेजिस्लेचर एक कानून लगाकर टैक्स इंपोज कर सकती है गुड्स के ऊपर जो दूसरी स्टेट, दूसरी यूनियन टेरिटरी से आ रहा है, जो कि सिमिलर गुड्स उस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं कि एक स्टेट के अंदर जो है जैसे इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, चलो अपन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एक स्टेट के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। या फिर चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन जो है वो बात कर लेते हैं ग्रिड्स के बारे में, सोलार ग्रिड्स। सोलार ग्रिड्स तो पता है ना आपको कि क्या होता है, राइट। सोलार पैनल, ठीक है, सोलार पैनल, सोलार पैनल। तो आपको पता है कि सोलार पैनल क्या है। अब एक स्टेट के अंदर सोलार पैनल बन रहा है, अब दूसरी स्टेट से भी अगर सोलार पैनल इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उस स्टेट की इंडस्ट्री है उसको अफेक्ट होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट की जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कानून के थ्रू जो है वो कोई भी टैक्स जो है वो गुड्स पर लगा सकती है जो दूसरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से आए हों, और वो ऐसे गुड्स होने चाहिए कि जो सिमिलर गुड्स होने चाहिए जो उस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। बाकी इस चीज को जो है वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है अक्सर इसकी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए स्टेट के बीच में। अब जीएसटी के बाद तो जो है वो ये सब चीजें इतनी ज्यादा एप्लीकेबल होती नहीं है। एंड ऐसे बिल जो है वो शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यानी कि इस प्रकार से अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो ऐसे बिल को लाने के लिए आपको पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाने की आप में स्टेट के पास जो है वो पूरी पावर्स हैं, बट वो रेस्ट्रिक्शन तभी लगाएगी जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो कहेंगे। सिंपल सी चीज। अब आप लोगों का फेवरेट टॉपिक आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन।
ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो कहा गया है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन के लिए, जो होता है यूपीएससी, जिसकी आप में से काफी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट, यूपीपीसीएस, बीपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी की, राइट। तो आप लोग इतने सारे एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए फेवरेट आर्टिकल आर्टिकल 315 आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। कहा गया है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन में होना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक स्टेट में होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एग्री कर सकते हैं कि वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं, राइट। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन का है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्टेट के गवर्नर से, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन यानी कि यूपीएससी किसी स्टेट में भी सर्व कर सकती है। देखो, यूपीएससी जो है वो किसी स्टेट के अंदर भी अपने ऑफिशियल्स को जो है वो भेज सकती है, राइट, ऑफिशियल्स को भेज सकती है, बट शर्त यह है कि गवर्नर के साथ उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जो है वो प्रायर अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो यार, ये वाला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 316 आर्टिकल 316 बात करता है कि जो यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो मेंबर जो होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको अपॉइंट करेगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इनके चेयरमैन और मेंबर्स को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और स्टेट लेवल पर जो स्टेट पीएससी जो होती है, और उनके जो चेयरमैन और दूसरे मेंबर को कौन अपॉइंट करेंगे? ऑनरेबल गवर्नर। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट यूनियन और ज्वाइंट कमीशन के मामले में, और गवर्नर जो है वो स्टेट पीएससी के मामले में अपॉइंट करेंगे। और अगर ऑफिस चेयरमैन जो है कमीशन का वो खाली है, तो उस कमीशन के दूसरे मेंबर को जो है वो ड्यूटी दे दी जाती है कि वो उस कार्य का मतलब कार्यभार जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेयरमैन की वो संभाले। अब यूपीएससी के मेंबर जो है वो कितने सालों के लिए रहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 6 सालों के लिए। अब स्टेट पीएससी के भी जो मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो भी 6 सालों के लिए रहते हैं, राइट, ऑफिस में 6 साल मैक्सिमम उनका रहता है 6 इयर्स। और यूपीएससी में उनका रिटायर, यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी, उनका रिटायरमेंट होगा 65 इयर्स की एज। और स्टेट पीएससी के जो मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो भी 6 इयर्स के लिए रहते हैं, बट उनका रिटायरमेंट होगा 62 इयर्स की एज में। तो ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनके टेन्योर से रिलेटेड। अब रेजिग्नेशन लेटर, अब यूपीएससी के जो मेंबर हैं या ज्वाइंट कमीशन के जो मेंबर हैं, तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखकर रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने किया है। और जो स्टेट कमीशन के, अब किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? गवर्नर को देंगे रेजिग्नेशन लेटर, राइट। मेंबर जो हम लोग को पब्लिक सर्विस कमीशन के देखने को मिलते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। जो आर्टिकल 317 का जो क्लॉज 1 और 3 है, उसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको हटाया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। और मेंबर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ देयर टर्म ऑफ ऑफिस। यानी कि यूपीएससी पीएससी के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको री अपॉइंट जो है वो नहीं किया जाएगा, राइट, इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अब रिमूवल से रिलेटेड आर्टिकल 317 है, जिसके बारे में भी हमने जो है वो चर्चा करी। अब देखो, किस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटाया जाता है? तो चेयरमैन या फिर कोई भी दूसरे मेंबर हम लोग को पब्लिक सर्विस कमीशन के देखने को मिलते हैं, उन्हें रिमूव किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट उस पर इंक्वायरी करेंगी। सस्पेंड किया जाएगा एक मेंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो चेयरमैन या फिर किसी भी मेंबर जो कमीशन के, उनको सस्पेंड किया जाता है ऑफिस से ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर यूपीएससी या ज्वाइंट कमीशन की बात है, या ऑनरेबल गवर्नर अगर स्टेट कमीशन की बात है तो। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि आप जो है वो इंक्वायरी करो और इनको सस्पेंड करो। प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या दूसरे मेंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर वो इंसॉल्वेंट पाए गए, वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या फिर वो किसी दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में है अपार्ट फ्रॉम देयर ओन ऑफिस, कमीशन के अलावा कहीं और मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट में, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उनका। और या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं यार, ये मतलब सही नहीं है, ये सही तरीके से इस कमीशन को नहीं चला पाएंगे, राइट। तब उस केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को जो है वो हटा देती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर में इंक्लूडेड है पीएससी भी, यूपीएससी भी, ज्वाइंट पीएससी भी। अब आर्टिकल 320 क्या कहता है? फंक्शंस, पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन क्या होते हैं? तो आपको पता है पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ये, राइट, स्टेट और यूनियन की सर्विसेज के लिए, राइट। तो आप आईएएस, आईपीएस, एसडीएम वगैरह जो बनते हो, इन्हीं के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो बनते हो। ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को हेल्प करते हैं ज्वाइंट रिक्रूटमेंट में भी, राइट। ये एडवाइस करते हैं, कोई भी मैटर अगर इनको प्रेसिडेंट या गवर्नर रेफर करते हैं तो उस मामले में ये एडवाइस करते हैं। तो ये इनके काम हम लोग को देखने को मिलता है। और यूनियन और स्टेट पीएससी जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनको कंसल्ट करना पड़ता है सभी के सभी मैटर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ऑन प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है अपॉइंटमेंट के दौरान, प्रमोशन के दौरान, सिविल सर्विसेज के, राइट।
क्या डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लेना है अगर उसने कोई फॉल्ट जो है वो किया है, और कोई भी ऐसा यानी कि पेंशन से रिलेटेड अगर कितना सामने वाले को क्लेम देना है पेंशन का, तो ये पूरी चीज जो होती है वो यूपीएससी के साथ जो है वो डिस्कस की जाती है। यानी कि कोई भी चीज जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर यूपीएससी पीएससी के साथ जो डिस्कशन करती है, कंसल्ट करती है, वो इन सब मुद्दों से रिलेटेड करती है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के, तो वो लेजिस्लेचर जो है या पार्लियामेंट जो है वो इनके साथ डिस्कस करने के बाद ही फाइनलाइज करती है। तो ये आर्टिकल 320 में इनके फंक्शंस के बारे में मेंशन्ड है। अब आर्टिकल 322 के बारे में बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा, मतलब जो भी इनका खर्चा होगा किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, यूपीएससी का, और स्टेट पीएससी का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर। तो आपको ऑलरेडी ये चीज मैं आपको कंसोलिडेटेड फंड के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो आपको इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। अब आर्टिकल 323 के अंदर इनकी रिपोर्ट्स के बारे में मेंशन है। तो बताया जा रहा है कि यूनियन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक रिपोर्ट जो है वो देगी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि उसने क्या काम किया है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेंगे उनके रिकमेंडेशन के साथ। स्टेट और ज्वाइंट कमीशन हर साल रिपोर्ट जो है वो देगी किसको? गवर्नर को, और गवर्नर स्टेट की लेजिस्लेचर में जो है वो रिकमेंडेशन के साथ जो है वो सामने रखेंगे। तो ये चीज हमने जो है वो देखी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आप लोगों के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप में से काफी सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। और जो जो चीज मैं आपको पढ़ाती चल रहा हूँ वो पूरी चीज बस आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज दीज आर्टिकल्स, उससे क्या पूरी प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी अच्छे से। अब ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कुछ नहीं होता, कोर्ट्स होती है ये, राइट। अब देखो आर्टिकल 323A, जब आप यूपीएससी वगैरह क्रैक करोगे और आप जब एक सिविल सर्वेंट बनोगे, राइट, तो आपके जो केस जो होंगे ना वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जो है वो मतलब होंगे। आपका ट्रायल जो चलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चलेगा, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो है वो मे बाय लॉ एडजुडिकेट और ट्रायल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। एन आर्टिकल empowered to establish administrative tribunal for union and state or two or more state। तो ये कोर्ट है बेसिकली जहां पर ऑफिसर्स वगैरह जो है या फिर एग्जाम वगैरह यूपीएससी का, स्टेट पीएससी के एग्जाम के रिक्रूटमेंट या उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है वो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं और इस पर डिसीजन लिया जाता है। तो आर्टिकल 323A जो है वो ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। आर्टिकल 323B जो है वो अब कुछ ट्राइब्यूनल ऐसे भी स्टैब्लिश किए जाते हैं, राइट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी टैक्स जो है उसको लागू करना है, उसका असेसमेंट करना है, उसका कलेक्शन करना है, तो वो पूरे टैक्स से रिलेटेड भी एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। तो जो देखा जाता है कि कौन ऑफिसर जो है वो किनको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाएगी टैक्स कलेक्शन वगैरह की। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटीज जो चार्ज की जाती है ना, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि ये स्पेशल कोर्ट्स हैं। दीज आर स्पेशल कोर्ट्स, राइट, जो आर्टिकल हम लोग को जो है वो 323B में देखने को मिलता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A कि प्रशासन से रिलेटेड ये अलग जो है वो एक कोर्ट होगी, और स्पेशल केसेस जो टैक्स से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल या लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर सीलिंग लगाना है, यानी कि एक व्यक्ति एक मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है अर्बन एरिया में, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन है फूड स्टफ का, रेंट है, उसके रेगुलेशन है, कंट्रोल है, उससे रिलेटेड एक अलग स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई जा सकती है आर्टिकल 323B के तहत। तो ये हो गया एक पूरा टॉपिक हमारा। अब इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल 324 रट जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो है वो पावर देता है हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन किन किन इलेक्शंस को, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। क्या स्टेट में होने वाले जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यों में होने वाले इलेक्शंस जो होते हैं, उसको क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है? हाँ, ये फैक्ट याद रखना। जब भी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करती है। तो ये फैक्ट आर्टिकल 324 के थ्रू हम लोग को मिलता है। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, राइट, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करती है, राइट। तो ये फैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। अब इलेक्शन कमीशन में कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दूसरे इलेक्शन कमीशन होते हैं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये फिक्स नहीं है, बट आज की डेट में हम लोग को 1+2 देखने को मिलता है, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी है। पहले जब ये नई आई थी तो सिर्फ 1 मेंबर की बॉडी हुआ करती थी जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे बस। अब आज की डेट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2
इलेक्शन कमिश्नर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और राइट, और इनको जो है वो चेंज भी किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। सिंपल सी चीज। इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, के मेंबर्स को, सदस्यों को तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं रीजनल कमिश्नर्स भी इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके, कि रीजनल कमिश्नर जो है वो हेल्प करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रीजनल लोकल लेवल पर जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, करवाने में। लोकल इन द सेंस कि स्टेट लेवल पर ही। अब इतना लोकल नहीं होता क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अलग होती है जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है। एनीवेज, सो सर्विस कंडीशन जो होंगी इलेक्शन कमीशन की और रीजनल कमिश्नर्स की, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट निर्धारित करेंगे कि भाई इनकी क्या कंडीशन होगी, सर्विस कंडीशन क्या क्या, ये ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, क्या इनको सैलरी वगैरह मिलेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव किया जा सकता है सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और कोई भी दूसरा इलेक्शन या रीजनल कमिश्नर जो है उनको रिमूव किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्ट करके या उनके रिकमेंडेशन पर। अब आर्टिकल 325 सिंपल चीजों की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के आधार पर, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। कि जो इलेक्टोरल रोल हम लोग को जो देखने को मिलता है, यानी कि जो वोटिंग जो वो बनता है ना रोल, कि लोगों का नाम जो है वो लिखा रहता है कि कौन कौन लोग जो है वो इस बार वोट देने वाले हैं, तो उनका नाम हटाया नहीं जाएगा इस ग्राउंड के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। ठीक है, तो ये फैक्ट आर्टिकल 325 में हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 326 के बारे में बात करें, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर जो भी इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं स्टेट्स के अंदर, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है वो होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं तो उनको जो है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। हर एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है जिसकी उम्र 18 साल से कम की नहीं है तो वो एक वोटर के तौर पर रजिस्टर हो जाएंगे, राइट। अब इनको डिस्क्वालीफाई किस चीज के लिए किया जा सकता है? नॉन रेसिडेंस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर रेसिडेंट नहीं है इंडिया का तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनसाउंड ऑफ माइंड, वो सही व्यक्ति नहीं है, राइट, क्रिमिनल है, करप्ट है, इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो ये सब ग्राउंड है कि ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड के आधार पर एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वोट डालने से, या वोटर के तौर पर उसको हटाया जा सकता है। बाकी और किसी ग्राउंड पर किसी व्यक्ति को जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। और आर्टिकल किसी ग्राउंड मतलब फॉर एग्जांपल कि ये सब ग्राउंड के डिस्क्वालिफिकेशन है, और इसके अलावा वो तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर जो है वो कर सकती है डिस्क्वालीफाई, वो पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर रहती है। बट मेनली आर्टिकल 325 ने क्लियरली कह दिया कि रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। एनीवेज, आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 327 पावर है ये पार्लियामेंट की, वो प्रोविजन बना सकती है इलेक्शन से रिलेटेड, लेजिस्लेचर्स के भी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। पार्लियामेंट जो है वो उसके पास पावर है कि वो कानून के थ्रू प्रोविजन बना सकती है कि किस प्रकार से आपको इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रिपेयर करना है, वोटर लिस्ट किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की डिलिमिटेशन करना है, डिलिमिटेशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कि हर एक सेंसस के बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन बनती है जो कि बताती है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, एमपी की कितनी सीटें हैं, राइट, मतलब यानी कि किस राज्य से कितने एमपी आएंगे, कितने एमएलए आएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनती है पूरी टेरिटोरियल एरिया वाइज, है ना। तो ये पढ़ाया हुआ मैंने आप लोग को, आपको शायद याद आ रहा हो तो। अब बताओ कि नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कब बनाई जाएगी? तो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। 2026 के बाद जो नया सेंसस आएगा 2031 में, उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनेगी उस सेंसस के आधार पर। अभी फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा सभी के सभी दूसरे मैटर्स जिनकी आवश्यकता है, राइट, हाउसेस से रिलेटेड, तो उस पर जो है वो डील करती है पार्लियामेंट कानून बना के। अब आर्टिकल 328 ये पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की कि वो प्रोविजन बना सकते हैं अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, है ना। तो ये फैक्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 329 के बारे में बात करें तो हाँ, अब ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इलेक्टोरल मैटर्स जो होंगे उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगी। तो ये कोर्ट जो है वो किसी प्रकार से इलेक्टोरल मैटर पर इंटरफियर नहीं करेगी। कोई भी कानून जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है या सीट्स के अलॉटमेंट से रिलेटेड है, उनको कोई कोर्ट चैलेंज नहीं करेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन इतनी पावरफुल बॉडी है कि उसके डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं कर सकते। ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो याद रखना कि डीलिमिटेशन कमीशन इतनी पावरफुल बॉडी है कि उसके द्वारा दिए गए जो डिसीजन होते हैं, कि उसने बोल दिया कि हाँ, या मतलब इस राज्य में जो है वो इतनी सीटें एमपीज की होंगी, इतनी एमएलए की होंगी, तो उसने अगर ये चीज बता दी, क्लियर कर दी, कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट कर दी, तो उसको आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो क्लियरली लिखा है। और लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी इलेक्शन जो होता है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते सिवाय इलेक्शन पिटीशन के थ्रू, यानी कि कोर्ट में आप सिर्फ
इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही जाकर चैलेंज कर सकते हो, बाकी किसी भी इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये दोनों एक ही टॉपिक है, राइट? एक ही इन द सेंस कि एक टॉपिक जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, उनके वेलफेयर के लिए, और एक टॉपिक जो है वो बात करता है बस, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस इसमें ऐसा। तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट? और तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब देखो आर्टिकल 338 क्या कहता है कि एक कमीशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसका नाम रखा है इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन होना चाहिए। इसमें एक चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, और 3 और मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि 1+1+3 5 मेंबर की ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। और कंडीशन और सर्विस और टेन्योर जो ऑफिस का होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो निर्धारित करता है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या दूसरे मेंबर कमीशन के हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट? और कमीशन के पास पावर है कि वो अपने प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, यानी कि शेड्यूल कास्ट के उद्धार के लिए ये कमीशन काम करता है। ड्यूटीज क्या होती है इस कमीशन की कि शेड्यूल कास्ट की सेफगार्ड के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सभी की सभी चीजें, यानी कि कोई कानून अगर ऐसा है जो कि शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो सही नहीं है, तो वो कानून को रद्द करवा सकते हैं अपने रिकमेंडेशन के थ्रू, राइट? इंक्वायरी कर सकते हैं स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के ऊपर, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि कोई शेड्यूल कास्ट जो है उसका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर उसको कोई हानि है किसी भी प्रकार की, तो उस पर ये इंक्वायरी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस पर, यानी कि शेड्यूल कास्ट के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर कोई सरकार जो है वो कुछ पॉलिसीज लेकर आ रही है, तो नेशनल कमीशन उस पर पार्टिसिपेट करेगी, बताएगी अपना रिकमेंडेशन, राइट? एनुअल बेसिस पर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, राइट? कोई भी फंक्शन शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उस पर ये काम करते हैं, राइट? या फिर कोई भी रिकमेंडेशन ये देते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है वो शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम करो, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और इवन जैसे कि अगर अब शेड्यूल कास्ट है, ऑब्वियस ही बात है कि वो स्टेट्स के अंदर है, तो जैसे ये रिकमेंडेशन इनका आता है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हाउस के सामने रखते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सामने, और एक कॉपी जो है वो गवर्नर को भी जो है वो दे दी जाती है कि आप भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने जो है वो इस मुद्दे को जो है वो उठा लो। तो ये चीज हमें शेड्यूल कास्ट के नेशनल कमीशन के बारे में देखने को मिलती है। फिर वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, सेम वही चीज है, कोई चेंज नहीं है, A to Z कॉपी पेस्ट है। आर्टिकल 338 ए आप ध्यान में रखना शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, आर्टिकल 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। ये कमीशन शेड्यूल, जैसे कि शेड्यूल कास्ट का कमीशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर की बात करता है, तो ये शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर की बात करता है। बाकी पूरी चीजें सेम है कि कितने मेंबर्स होंगे, सेम इसमें भी एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर, 1+1+3 मेंबर की ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, सेम। बाकी पूरी चीजें इसके अंदर सेम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब यूनियन की लैंग्वेज, आर्टिकल 343 बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो बोला गया कि हिंदी जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। और फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, यानी कि जो नंबर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, वो इंटरनेशनल फॉर्म होंगे इंडियन न्यूमरल्स के, राइट? तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए। आर्टिकल 345 जो है वो किसके बारे में बात करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में। तो कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वो एक कानून के थ्रू एक या एक से ज्यादा भी लैंग्वेजेस जो है वो स्टेट की अडॉप्ट कर सकती है, या फिर हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो बोल सकती है। स्टेट की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब तक कि एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक कानून के थ्रू प्रोवाइड नहीं करा रही है कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसका उपयोग किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो ये आर्टिकल 345 ने क्लियर कर दिया। अब आर्टिकल 346 बात करता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो है वो कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी, या यूनियन और स्टेट के बीच में कौन सी लैंग्वेज जो है वो होंगी, राइट? तो ये आपस में जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कानून के माध्यम से कि क्या इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 347 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट? कि एक स्टेट के अंदर कुछ मतलब ज्यादा मात्रा में अगर लोग वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो है वो उपयोग कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाओ, राइट? और प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी लैंग्वेजेस के ये आर्टिकल 347 जो है वो बात करता है। अब आर्टिकल 348 के बारे में बात करें कि हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी कानून के अंदर बिल में जो है वो कौन सी लैंग्वेज का उपयोग जो है वो किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग जो है वो किया जाएगा।
सो जब तक पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू नहीं प्रोवाइड कराती, इंग्लिश का उपयोग जो है वो किया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की सभी प्रोसीडिंग में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जितने भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होते हैं, यानी कि किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कराने के, जैसे कि बिल्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, या सभी के सभी कानून जो पास किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ऑर्डिनेंस जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेकर आ रहे हैं या गवर्नर लेकर आ रहे हैं, पूरी चीज इंग्लिश में होगी अंटिल अनलेस की उस पर कानून ना बनाया गया हो। और सभी की सभी ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, पूरी चीज जो है वो इंग्लिश में होंगी। गवर्नर जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति से ऑथोराइज कर सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का जो है या फिर दूसरी लैंग्वेज का हाई कोर्ट में उपयोग किया जा सकता है, राइट, जिसकी प्रिंसिपल सीट उस स्टेट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो गवर्नर ऑनरेबल प्रेसिडेंट से बात करके पूछ के जो है वो हिंदी लैंग्वेज का उपयोग हाई कोर्ट में करवा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 348 जो है वो इसके बारे में बात करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना, इमरजेंसी। वैसे तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता ही चुका हूं। तो आर्टिकल 352 के बारे में बात करें, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो खराब हो गई है, उनको लग रहा है कि वॉर की स्थिति है। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। इन 3 ग्राउंड्स के आधार पर जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं, और इस इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी जो है वो कहा जाता है। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल आता है, ठीक है। तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, याद रखना। ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी पूरे इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर किसी इंडिया की टेरिटरी में। जो ये इमरजेंसी जो है उनको हटाया भी जो है वो जा सकता है। जब भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं तो एक झटके में उसको हटा भी सकते हैं। इसमें एक बड़ी कंडीशन ये है कि जब तक यूनियन कैबिनेट के साथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट बात नहीं करेंगे तब तक ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते। और ये नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड है, फिर से बता रहा हूं, उसको याद रखना। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, इसी ग्राउंड के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। और जब तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, और वो भी लिखित में, राइट। अच्छा, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी जो है वो हट जाएगी, राइट, एक्सपायर हो जाएगी 30 डेज के अंदर, अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है उस पीरियड के दौरान, या फिर जो प्रोक्लेमेशन इशू किया है उस समय पर, जिस समय पर लोकसभा नहीं है, या फिर रेजोल्यूशन जो अप्रूव करेगा प्रोक्लेमेशन को उसको राज्यसभा ने पास कर दिया है बट उसको हाउस ऑफ पीपल ने पास नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली, मतलब और सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जैसे ही इमरजेंसी मतलब लागू करी, उसके 30 डेज में लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, वरना इमरजेंसी जो है वो कैंसिल हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी कितने महीनों तक लगाई जाती है? 6 महीने। तो जैसे ही, जैसे मैंने मान लिया कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करी, 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया, तो मैक्सिमम 6 महीने तक चलेगी। फिर बार बार इस 6 महीने में उनको रेजोल्यूशन लाने पड़ेंगे उसको बढ़ाने के लिए, 6-6 महीने से बढ़ाने के लिए। अब रेजोल्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि हाउस की स्पेशल मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, मतलब जो हाउस का जो टोटल मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके 1/3 मेंबर्स को वोट देने की जो है वो आवश्यकता है। अगर उन्हें वोट दिए 1/3 मेंबर ने, तो ही ये 6 महीने तक आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल सिटिंग भी होती है हाउस की, जैसे कि 1/10 मतलब कि 10% जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा के, राइट। तो ये एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि नहीं, आप इमरजेंसी जो है वो हटाओ, तब उस समय रेजोल्यूशन जो है वो दिया जाएगा स्पीकर को, अगर हाउस सेशन में है, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को ये रेजोल्यूशन दिया जाएगा, और स्पेशल सिटिंग होगी हाउस की 14 दिन के अंदर अंदर, राइट। और उस दौरान जो है वो स्पेशल सिटिंग जो है और स्पीकर और प्रेसिडेंट के नोटिस में जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, राइट। फिर डिसाइड किया जाएगा कि इसको हटाना है इमरजेंसी को कि नहीं हटाना है। फिर आर्टिकल 353 हम लोग को देखने को मिलता है। अब जैसे कि इमरजेंसी लागू हुई तो उस दौरान हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, वो उस पर्टिकुलर स्टेट या उस टेरिटरी जहां पर इमरजेंसी लगी है वहां पर लागू हो जाती है। पावर जो होती है पार्लियामेंट की कि वो आप कानून बना सकते हैं स्टेट के सब्जेक्ट पर भी, राइट, कि यूनियन लिस्ट के अलावा किसी भी लिस्ट पे, मतलब स्टेट लिस्ट पर किसी भी, क्या कंकरेंट में तो वो बनाते ही है, स्टेट लिस्ट पर भी वो कानून बना सकते हैं। और इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है किसी भी स्टेट में अदर देन द स्टेट इन विच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, यानी कि इमरजेंसी का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 354 के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू विद व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, मतलब जब
इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी, राइट, प्रेसिडेंट रूल, तो ये सब जब इमरजेंसी जब लगी हुई है तो उस दौरान पैसे जो है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो आर्टिकल 354 जो है वो कहता है। वो भी पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू बताती है। आर्टिकल 355 कहता है ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो स्टेट्स को उन्हें प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस है, यानी कि कहीं पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, वहां पर पुलिस जो है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही, तो उस दौरान यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है और उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, यानी कि बाहर से कुछ लोग जो है, यानी कि कुछ ग्रुप जो है वो इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे हैं या फॉरेन कंट्री खतरा बन रही है, तो उस दौरान आर्टिकल 355 के तहत ये ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट की कि उन्हें स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ये प्रोविजन जो है इन केस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। देखो अब ये चीज ध्यान में रखना है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, मतलब स्टेट के अंदर जो पुलिस अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो काम करने से इनकार कर रहे हैं या फिर वो प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगेगा। बट जब बात आती है वॉर की, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन की, तो उस दौरान नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगेगी, मतलब आर्टिकल 352 लगेगा। और आर्टिकल 356 जो है वो कब लगेगा, जिस समय हमें देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। तो देखो लिखा हुआ है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उनके पास एक रिपोर्ट आती है गवर्नर की, जिसमें गवर्नर जो है वो बोलते हैं कि ये जो स्टेट जो है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो गवर्नर बताएंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि यार स्टेट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करी, और अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये वाली इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लागू कर सकते हैं। और जो इमरजेंसी इस आर्टिकल के अंदर आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन है और पूरी पावर जो गवर्नर की है वो अपने हाथ में ले लेंगे, राइट, और डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को कि उसको जो है वो अब पार्लियामेंट जो है वो देखेगी, मतलब तुरंत प्रेसिडेंट बोलेंगे कि अब स्टेट की पावर खत्म, अब पार्लियामेंट जो है वो पूरी चीजों को हैंडल करेगी। प्रोविजन बना सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या कुछ पर्टिकुलर स्टेट के किसी पार्ट के अंदर जहां पर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो ध्वस्त हो गई, यानी कि जो मशीनरी जो है, यानी कि ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप कह सकते हैं डायरेक्शन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो प्रोविजंस बना सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज इसमें एग्जेम्प्टेड है, हाई कोर्ट। अब एक स्टेट के अंदर जुडिशरी हाई कोर्ट है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट की पावर नहीं लेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं करेंगे पूरे के पूरे या किसी पार्ट जो ऑपरेशन में है इस प्रोविजन के तहत जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, राइट। तो हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार बना रहेगा, उसको जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि जो ये प्रोक्लेमेशन है, यानी कि जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी रूल डिक्लेयर किया, तो ये हट जाएगा अगर 2 महीने पूरे हो जाते हैं और इन 2 महीने के अंदर अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उसने इस चीज को पास ना किया हो एक रेजोल्यूशन के थ्रू। अब ये 2 महीने का क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट इन प्रैक्टिस एक चीज ऐसी होती है जिसमें 1 महीना ही यूज होता है। जैसे अभी अपन ने नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 मंथ का टाइम देगा, बट प्रेसिडेंट रूल के केस में जो है वो यहाँ पर 2 महीने का टाइम होता है। अच्छा, ये 2 महीने का टाइम जो है वो 30 दिन में कब बदलेगा, तो देखो अगर हमें देखने को मिल रहा है कि हाउस ऑफ पीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लोकसभा जो है वो 2 महीने के पीरियड में अगर बीच में आ जाती है, तो जिस दिन लोकसभा बैठ रही है तो लोकसभा के पास है 1 महीने का पीरियड, जिस दिन वो बैठी उसका लोकसभा का 1 महीने का पीरियड है कि वो 1 महीने के पीरियड में डिसीजन ले ले, वरना वो हट जाएगा। यानी कि लोकसभा अगर एक्टिव है तो 1 महीने का पीरियड, बट अगर लोकसभा एक्टिव नहीं है तो 2 महीने के पीरियड तक इमरजेंसी वाली चलेगी। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो हमें क्या देखने को रहा है, मैं मान लेता हूं कि लोकसभा नहीं है, राइट, तो और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो इमरजेंसी 2 महीने तक मैक्सिमम चलेगी, और इस 2 महीने के बीच में लोकसभा अगर अप्रूव कर दे तो हमें देखने को मिलेगा कि इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी 6-6 महीने के लिए, 3 सालों तक, वरना हट जाएगी। बट मैं मान लेता हूं कि लोकसभा की बैठक हो गई, राइट, लोकसभा जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 15 दिन बाद लोकसभा की बैठक हुई, तो लोकसभा के पास अब बेसिकली सिर्फ 1 महीने का टाइम है जिस दिन से वो बैठ रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसे डिसीजन लेना है, वरना इमरजेंसी जो है वो हट जाएगी 1 महीने में। देखो क्लियरली लिखा है, प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द हाउस ऑफ पीपल sit after the reconstitution. If dissolution of House of People take place during the period of 2 months, proclamation is issued at the time when the House of People has been dissolved, and resolution approving the proclamation has been passed by the Council of State but not passed by the हाउस ऑफ पीपल। मतलब जिस दिन लोकसभा की बैठक होगी तो लोकसभा के पास 1 महीने का ही पीरियड है, बाकी मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल के लिए 2 महीने का पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है।
6 महीने के लिए वैलिड होगी, राइट? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपने नेशनल इमरजेंसी में भी यही चीज जो है वो देखी थी, और 3 साल से ज्यादा जो है वो नहीं लागू होगी। और रेजोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेगा जो प्रोक्लेमेशन को, राइट? ये हाउस जो है वो जब तक पास नहीं करेगा तब तक ये कंटिन्यू नहीं होगा, राइट? तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में या पूरे इंडिया में या किसी भी स्टेट के किसी पार्ट में जो है वो इमरजेंसी वाली डिक्लेयर हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्टिफाई करेंगे कि the continuance in the force of proclamation is necessary on account of difficulties in holding general election to legislative assembly of state concerned। मतलब कि देखो, अब अगर सिचुएशन हमने देखा कि चलो लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक हो गया, बट फिर उस दौरान प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये क्या सही समय है जनरल इलेक्शन कंडक्ट करने का, उस राज्य के अंदर नई सरकार बनाने का? तो बोलेंगे नहीं, सही समय नहीं है, तो फिर इसको फिर भी कंटिन्यू किया जा सकता है इमरजेंसी को, ठीक है? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देन आर्टिकल 357 के बारे में बात करते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव पावर हम लोग को देखने को मिलती है प्रोक्लेमेशन के तहत, जिसको आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लाया जाता है। तो मतलब यानी कि प्रेसिडेंट रूल के तहत लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि पावर जो है स्टेट की लेजिस्लेचर की कि वो दैट आर एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अब देखो, नेशनल इमरजेंसी के केस में हम लोग को देखने को मिला कि स्टेट गवर्नमेंट गायब, खत्म। प्रेसिडेंट रूल के केस में हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में ऑपरेट कर सकती है, राइट? तो आर्टिकल 358 जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 का प्रोविजन सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी के समय पर, एक्सेप्ट इमरजेंसी ड्यू टू आर्म्ड रेबेलियन, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? अब देखो, सस्पेंड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपने मतलब इस चीज के लिए, यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए जो है वो आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते। आप पहुंच सकते हो, एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप जाकर कोर्ट में भी जो है कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हो, बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी नहीं पॉसिबल हो सकता। ये पहले भी मैंने समझाया हुआ है। आर्टिकल 359 जो है वो क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड अंडर पार्ट 3 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 20 और 21 जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, राइट? तो ये फैक्ट है, मतलब वही राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट? तो ये चीज है। अब ये हमने जो है वो देखा, नेशनल इमरजेंसी देखा, हमने प्रेसिडेंट रूल देखा, अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में आता है, राइट? तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 ये 3 इमरजेंसीज होती हैं। तो आप ये ध्यान में रखना है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लागू कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया का क्रेडिट या किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी का क्रेडिट खतरे में है, राइट? यानी कि लग रहा है कि हाँ यार फाइनेंशियल साउंड ऑफ स्टेट्स नहीं है, तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है, राइट? और फिर इसको हटाया भी जा सकता है इस इमरजेंसी को, जब भी देखा जाता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने जो है वो रखा जाता है, राइट? 2 महीने का टाइम होता है, अगर 2 महीने में हाउस ऑफ पीपल या पार्लियामेंट ने जो है वो अप्रूव नहीं किया, मतलब दोनों हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने, यानी कि लोकसभा राज्यसभा ने 2 महीने के अंदर अप्रूव नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। इस पीरियड के दौरान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो यूनियन की जो होती है वो डायरेक्शन देती है किसी भी स्टेट को कि किस तरीके से उनको जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स में डील करना है, राइट? तो ये चीजें हैं, राइट? सैलरीज वगैरह भी कई बार जो है वो रोक दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, अलाउंसेस रिड्यूस किए जाते हैं सभी क्लास के पर्सन के लिए, यानी कि सरकारी लोगों के लिए। मनी बिल जो है या कोई भी दूसरे बिल हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बिना स्टेट में नहीं लाए जाते। ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि सैलरीज अलाउंसेस जो है वो रिड्यूस कर दो, राइट? जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिससे कि फाइनेंशियल साउंड जो है वो हम लोग हो सके। तो ये चीज हम लोग को आर्टिकल 360 के अंदर देखने को मिलती है। अब पार्ट 19 की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है, आर्टिकल 361। अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, वो अपने बेसिकली पोजीशन पर जो भी कार्य करते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके कार्यों को, उनके एक्ट को, और कोर्ट के सामने वो आंसरेबल नहीं है। अब उनकी इच्छा है कोर्ट को आंसर करना, तो एक अलग बात है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने एक्शन के लिए वो कोर्ट को जो है वो बताएं, आंसरेबल हो, वो इंडिपेंडेंट है। प्रेसिडेंट का जो भी कंडक्ट जो होता है उसको रिव्यू में लाया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, ट्राइब्यूनल के द्वारा, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए आर्टिकल 61 के तहत। यानी जब प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जब बात आती है, ऐसी चीजें होती हैं कि लग रहा है कि नहीं यार प्रेसिडेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उस दौरान जो है वो उनका इन्वेस्टिगेशन होता है।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जब तक वो ऑफिस में। याद रखना, एक प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी जो है वो नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को या गवर्नर को जो है वो जेल में बंद नहीं किया जाएगा। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है वो उनके खिलाफ नहीं होगी अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। मतलब कि अगर सिविल प्रोसीडिंग करनी है तो आप 2 महीने का समय जो है वो प्रेसिडेंट को एडवांस में दे दो या गवर्नर को एडवांस में दे दो, फिर उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, ना उनको जेल भेजा जाएगा। तो दीज आर सम बेसिकली इम्यूनिटीज जो आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है वो दी हुई है। अब आर्टिकल 361 ए के तहत जो है वो इम्यूनिटी दी हुई है बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, कि कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी यानी कि एमपी एमएलए कोई भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई किसी भी कोर्ट में नहीं होगी, ना सिविल ना क्रिमिनल कार्रवाई होगी, राइट। अगर उनने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग या लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दी। और प्रोसीडिंग जो हम लोग को देखने को मिलती है सीक्रेट सेटिंग की पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता बस न्यूज़पेपर के अंदर, यानी कि सीक्रेट सेटिंग को पब्लिश नहीं करोगे। बाकी नॉर्मली अगर कोई एमपी एमएलए पब्लिश करवा देता है प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल 363 ए के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स टू सीज एंड प्रिवी पर्स टू बी अबॉलिश्ड। मतलब सिंपल सी चीज है वो बोली हुई है कि अब जो भी रूलर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, तो अब इन रूलर्स को जो है वो दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये भी सिर्फ एक कॉमन इंडियन सिटीजन के तौर पर ही जो है वो रहेंगे। तो इसको अबॉलिश कर दिया कि इंडियन स्टेट जो है अब उनको जो है वो हम लोग एक अलग से आपको जो है वो प्रिंस और इन सब चीजों का दर्जा जो है वो नहीं देंगे। आर्टिकल 363 ए के तहत जो है उनका ये दर्जा हटा दिया गया। अब आर्टिकल 365 के तहत सिंपल सी चीज है, अगर यूनियन ने कोई भी डायरेक्शन दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो उस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो where any state has failed to comply with or to give effect to any direction given in the exercise of the executive power of the union under any provision of this constitution, it shall be lawfully for president to hold that a situation has arisen in which government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution। मतलब आर्टिकल 365 बस ये बोलता है कि यूनियन ने अगर किसी मतलब डायरेक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका पालन करना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट पालन नहीं करेगी तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट कार्रवाई करेंगे। किसके माध्यम से? आर्टिकल 356 के माध्यम से, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है। अब बात कर रहे हैं पार्ट 20 के बारे में, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। तो पावर है ये पार्लियामेंट की कि कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके प्रोसीजर को अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है, राइट, ऐड कर सकती है, हटा सकती है, मतलब चेंजेस ला सकती है, रद्द कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को। क्या स्टेप होते हैं? एक बिल जो है वो प्रपोज किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है पार्लियामेंट के। बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा या प्राइवेट मेंबर के द्वारा। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट के बाहर का व्यक्ति, प्राइवेट मेंबर भी एक एमपी होता है बट वो मिनिस्टर नहीं होता, राइट। एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर, ऐसा समझ लो कि अपोजिशन पार्टी का एमपी, तो वो अगर कोई बिल लेकर आ रहा है दैट इज प्राइवेट मेंबर। तो कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। इसके अलावा ये बिल जो है वो पास होगा वही सेम स्पेशल मेजोरिटी, मैंने आपको पढ़ा हुआ है 2/3 मेजोरिटी। हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही चीज है, देखो एक सिंपल मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें हाउस के जो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग हम लोग को देखने को मिलता है उसका 50% प्लस होना चाहिए। बस वो देखते हैं कि हाउस में कितने मेंबर है, 50% प्लस। बट एक कंडीशन लग जाती है कि टोटल मेंबर जो हाउस के होने चाहिए उसका जो है वो 50% प्लस, तो फिर वो एक अलग सिनेरियो हम लोग को जो है वो टोटल मेंबरशिप का 50% आ जाता है, राइट। और एक स्पेशल की जब ये बात हो रही है तो 2/3 मेजोरिटी, यानी कि जो हाउस के टोटल मेंबरशिप है उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, बड़ा मैटर है, तो ज्यादा लोगों के सहमति की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें अपोजिशन की भी सहमति चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो आप। सिर्फ एक जो सरकार जो है वो पावर में है तो उसके कहने पर ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, जो अपोजिशन है उनका भी हमें साथ चाहिए मेजोरिटी का, तो इसलिए ये 2/3 रखा जाता है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो दैट मींस स्टेट को भी अफेक्ट होगा, तो इसलिए 50% स्टेट जो होते हैं उनकी भी सहमति की आवश्यकता होती है। तो देखो अब वो हर केस में नहीं होता, कुछ कुछ केस में मतलब बहुत ही सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है, कुछ केस में स्टेट के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
राइट? तो ये अलग-अलग प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने एक बिल रखा, किसी भी हाउस के पार्लियामेंट में, बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर। बिल जो है उसको दोनों हाउस में जो है वो पास होना चाहिए, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का की मेजॉरिटी, राइट? और मेजॉरिटी जो है बिल की वो 2/3 ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2/3 मेंबर जो है वो उसको पास करें, जो हाउस में प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं, तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, यानी कि दोनों हाउस अगर डिसएग्री हो रहे हैं, तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मामले में। याद रखना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है तो उस समय जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि अगर जॉइंट सेटिंग हो जाएगी तो लॉजिक लगाओ ना, लोकसभा जीत ही जाएगी, क्योंकि लोकसभा के पास मेंबर ज्यादा है। और फाइनली जो भी बिल जो प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के पास, हु शैल गिव हिज एसेंट टू द बिल, मतलब कि जब भी बिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकते, उसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। एंड विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बिल अमेंडमेंट shall also required to be rectified by the legislature of not less than 50% of the state in following cases। अब देखो कुछ केसेस में स्टेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब किस स्टेट केस में स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी कि जो बिल है वो कहीं स्टेट के प्रोविजंस जो है, स्टेट की जो पावर है उसको छेड़खानी, उसके साथ में छेड़खानी नहीं कर रहा। बस ये अंडरस्टैंडिंग रखो कि कोई भी बिल अगर स्टेट की जो पावर है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा तो स्टेट के 50% रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 50% स्टेट्स की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, इन पार्ट्स को छोड़कर नॉर्मल, सिंपल या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सो ये लास्ट टॉपिक था गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आई होगी। तो ये पॉलिटी का पूरा कंप्लीट 94 टॉपिक्स, इसको बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। आपके पास इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल गई होगी। अब मल्टीपल टाइम जो है वो इसको रिवाइज करो और एग्जाम में सिलेक्शन लो, राइट? अब मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि बस आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, और इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स और भी कोर्सेज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए जनरल स्टडीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी हमारी लाइव क्लासेस भी, लाइव एडमिशन, लाइव बैचेस भी जो है वो शुरू होते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिस पे, झासर एकेडमी फॉर आईएएस के ऑफिस पे, और फिर उसकी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी, राइट? तो ये एक चीज है जिसके बारे में मुझे आप लोग को जानकारी देनी थी, और बिल्कुल इसी प्रकार से जुड़े रहे आप लोग मेरे साथ, सिलेक्शन लीजिए, बहुत जल्दी ऑफिसर जो है वो बनिए, राइट? और मन लगा के बस आप तैयारी करिए, यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? एंड शेयर जरूर करिएगा हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स को अगर आपको अच्छा लगा है तो, और आपका फीडबैक भी जो है वो जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा, राइट? और झासर एकेडमी फॉर आईएएस की ईमेल एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगी जब आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, तो आप फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का, और मैं रिप्लाई भी आपको करूंगा फीडबैक पे। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के, और सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।